हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। उनके पास कंटेंट आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। हमने इस कोर्स के अंदर आपकी ये दोनों समस्याओं को का समाधान करा है। इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। आज की क्लास देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो हमारा ये 4th लेक्चर है, राइट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और अभी तक अपन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, राइट, बट आपको ये एक तरह से क्या है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती होगी, राइट। जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये क्या है ना, एसएलवीज क्या है, एएसएलवीज क्या है, राइट, इनके क्या क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में बन सकते हैं, राइट। चंद्रयान क्या है, गगनयान क्या है, मंगलयान क्या है, राइट, ये सब चीजें क्या है आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। ये जो होगा स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद फिर अपन डिफेंस पढ़ेंगे, राइट। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ेंगे, पर पहले हम समझेंगे व्हाट इज रॉकेट और व्हाट इज जेट। रॉकेट इंजन क्या होता है और जेट इंजन क्या होता है, क्या बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्टार्टिंग ही अपन करते हैं से रॉकेट और जेट में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है जो इन दोनों बंदों के अंदर है, ठीक है। ये रॉकेट है और ये जेट है। क्या है इसमें डिफरेंस? सर ये है ना, पीछे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर फिर जा रहा है, राइट। इसके अंदर सर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये तो भाई ऐसे कूद गया सर। दिस इज एग्जैक्टली द जेट, राइट। जेट, हाउ जेट वर्क्स, हाउ जेट इंजन वर्क्स। आप सुना होगा ना जेट इंजन और रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन में यही डिफरेंस है। रॉकेट के इंजन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उसके अंदर खुद के अंदर ही होता है, ठीक है। रॉकेट के अंदर ही होगा ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन इज देयर। बट जेट इंजन के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एयर के अंदर से लेना पड़ेगा, हवा में से ऑक्सीजन खींचना पड़ेगा। दैट इज नोन एज जेट इंजन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जेट इंजन एंड रॉकेट, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है कहीं पर भी, अब इनके लिए भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कोई हवा में उड़ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई उड़ रहा है, तो उसको आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर उड़ सकती है। कोई बॉल है, उसको भी आप एनर्जी दे दो तभी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रॉकेट या फिर जेट, इनको उड़ाने के लिए, हवा में उड़ाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी हमको एनर्जी तो देनी पड़ेगी, दैट इज, और बहुत अच्छी वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, फ्यूल होता है। अब फ्यूल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको जब इग्नाइट करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। यही होता है। अगर आप देखें, हम अपना सिंपल इंजन देख लें, स्कूटर का इंजन, राइट, उसमें भी ये होता है, फ्यूल जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर और इसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। अब क्या है, फ्यूल तो इन दोनों भाइयों के पास है, इसके पास भी फ्यूल है और इसके पास भी फ्यूल है, पर ऑक्सीजन इसके अंदर इनबिल्ट ऑक्सीजन लेकर ये चलता है रॉकेट। रॉकेट के पास खुद की ऑक्सीजन होती है, जबकि ये जो होता है जेट, वो अपनी ऑक्सीजन के लिए किस पे डिपेंड होता है, एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर से खींचता है ऑक्सीजन, एयर के अंदर से ऑक्सीजन निकालता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जेट एंड द रॉकेट। रॉकेट टेक्नोलॉजी और जेट टेक्नोलॉजी में ये बेसिक डिफरेंस है। तो उसके अंदर तो फ्यूल और फ्यूल को ऑक्सीडाइज करके फिर एनर्जी जनरेट होगी, तो ऑक्सीडाइजर, ये साथ साथ में होता है, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फ्यूल ही होगा सिर्फ, और ऑक्सीडाइजर नहीं होगा। क्यों? ऑक्सीजन तो ये फिर, अब ये देखो, अंदर से लेगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेगा। ऐसे जेट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में से लेता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, वैक्यूम में कौन चल सकता है? वैक्यूम हो तो कौन चल सकता है, रॉकेट की जेट? मान लो वैक्यूम है, एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वैक्यूम में सिर्फ रॉकेट चलेगा साहब? अगर वैक्यूम हो गया मतलब स्पेस के अंदर बहुत ऊपर तक आप जा रहे हो, तो आपको रॉकेट ही यूज करना पड़ेगा, जेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। या तो आप इतना फ्यूल रखो, राइट, मतलब जिसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ही साथ में हो, ठीक है। तो हम अगर रॉकेट को देखें तो रॉकेट एज वेल एज, रॉकेट के अंदर क्या होता है, फ्यूल एज वेल एज ऑक्सीडाइजर दोनों इसके अंदर ही होता है, और नॉट रिक्वायर्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिक्वायर नहीं करता, राइट। अब देखो, रॉकेट हो चाहे जेट हो, दोनों है ना एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। कोई चीज ऐसी है यहाँ पर रखी हुई है, राइट, अगर मैं इसके अंदर, जैसे आपने रॉकेट देखा होगा कभी, रॉकेट के अंदर आग लगती है, राइट,
आग लगती है मतलब एक तरह से ये वाला फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, रॉकेट में इधर की तरफ फोर्स लगता है, और जितना ही इधर फोर्स लगेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता रहता है, और यहाँ पे थ्रस्ट प्रोड्यूस मतलब इतना प्रेशर लग रहा है तो उतना ही प्रेशर ऊपर ही साइड लगेगा, राइट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इस प्रिंसिपल के ऊपर, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम इसको नीचे की साइड इसका फोर्स लगाते हैं, और ये नीचे की साइड फोर्स लगाता है तो ऊपर की साइड रॉकेट अपने आप जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो दोनों जो हो, रॉकेट हो चाहे जेट टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, अपन इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं। तो रॉकेट वर्क्स बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड प्रिंसिपल व्हिच सेज दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्रिएट गैसेस एट द हाई प्रेशर which exist from the exhaust nozzle and push the rocket forward। रॉकेट को फॉरवर्ड पुश करता है, ऊपर की तरफ पुश करेगा। As gas exit the rocket, a reaction force pushes the rocket making it go forward, है ना। The faster the gas expels, जितनी तेज नीचे थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके अंदर आएगा। इस तरह से रॉकेट वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर देखो, रॉकेट के अंदर यहाँ पर हमेशा ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता रह रहा है, ऊपर जाता रह रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये अगर देखो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये फिर एक्शन तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हैं इसको मतलब इसको एक तरह से फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स कर रहे हैं तो इक्वल अपोजिट फोर्स ऊपर लगेगा, और इसके कारण ये क्या करता है, ये मूव कर जाता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको अभी तक क्लियर है। जेट की हम बात करें तो जेट इज फ्यूल, बट इसके अंदर ऑक्सीडाइजर नहीं है। फ्यूल तो होता है इसके पास, पर ऑक्सीडाइजर नहीं है। तो ऑक्सीजन ही कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए जेट इंजन को बोलते हैं एयर ब्रीदर्स, ये सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बंदा होगा ना, ये जो बंदा बिना सिलेंडर निकाले गया, वो लंबी लंबी सांस लेकर किसी तरह से बचेगा, उसके सिलेंडर में से ऑक्सीजन आ रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉकेट को कोई दिक्कत नहीं है। रॉकेट इससे बोलता है क्या हुआ भाई, सांस लेने में दिक्कत आ रही है? बोले हाँ, तो क्यों सुपर हीरो क्यों बन रहा था? मेरी तरह आराम से क्या करता, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलता, कूद गया ऐसे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, मुंह रखा आदमी। राइट, इस तरह से। तो जेट जो होते हैं वो एयर को लेते हैं, और एयर को लेकर उससे फिर आगे मूव करते हैं। अभी हम इसके बारे में ना स्लाइटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब हम मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें अपन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बीच में। राइट, तो ये क्या करते हैं, दे टेक इन एयर, मिक्स इट विद द फ्यूल, burn it to increase the pressure and exhaust the spent gas out of the back at a very high speed rate। The high speed ejections of the mass propel the plane forward। ठीक है, फॉर इसके अंदर भी अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इस तरह से चलेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रॉकेट के अंदर से और जेट में से कौन स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, तो रॉकेट कर सकता है, बिकॉज वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है स्पेस के अंदर। ठीक है, बहुत ऊपर जाना है, वैक्यूम हो गया, तो कौन मूव करेगा, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट के पास खुद का ईंधन भी है, ईंधन और खुद का ऑक्सीजन भी, सब कुछ अपना साथ लेकर पैक कर कर चल रहा। ठीक है, इसलिए जेट जो होते हैं ना, आपको उड़ते हुए दिख जाते हैं, है ना, जेट दिख जाएंगे ऐसे उड़ते हुए, क्योंकि उनकी एक लिमिट है भाई, उसके ऊपर वो जा भी नहीं सकते। वो सोचे कि भाई मैं चल भाई ऊपर वाला गियर लगाता हूँ और ऊपर ऊपर जाता हूँ, तो उसको फिर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती रहती है। राइट, ऊपर तो वैक्यूम है। तो इनका एक तरह से लिमिट है। जेट प्लेन हैज ए सीलिंग लिमिट, एक सीलिंग लिमिट है जिससे ऊपर ये नहीं जा सकते। राइट, above which it cannot fly because there is not enough air। एयर इतनी होती नहीं होता। ठीक है, the jet engines must be able to breathe in order to function। Rocket fuel is considerably more efficient than the jet fuel and rocket usually are the more powerful। रॉकेट जो होते हैं ज्यादा पावरफुल होते हैं। however the rocket generally is heavier, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूल भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो हेवियर ही होगा भाई, दोनों उसको लेकर चलना पड़ रहा है, उसको अंदर बस फ्यूल लेकर चल रहा है। तो ये भाई, ये अगर आप देखोगे ना इसको, तो ही इज वेरी मतलब इसका है कि भाई कुछ लटका वटका के नहीं चल रहा। मैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, भाई मेरे को नहीं लटकाना ये सब, ठीक है, कूद गया ऐसे। तो इसके अंदर ही इज नॉट हैवी। राइट, इसमें देखो क्या क्या लटका कर फिर इसको लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉकेट एंड जेट। इस तरह से आप इसके अंदर समझ सकते हैं। अब आगे जब के जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे कैसे रॉकेट के अंदर, रॉकेट जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, अग्नि, पृथ्वी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जबकि कुछ मिसाइल्स हैं जैसे निर्भय, ब्रह्मोस, इनिशियल स्टेज के अंदर तो ब्रह्मोस के अंदर थ्रस्ट देना पड़ता है, पर बाद में वो क्या करती है, वो एक तरह से क्रूज टाइम पर, उसकी क्रूज पीरियड के अंदर वो रॉकेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। राइट, जेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। सर, टॉमहॉक, टॉमहॉक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है अमेरिका की। अभी इसका ऐसे बोला जा रहा है कि अमेरिका का स्टॉक खत्म हो गया, उनकी मिसाइलों को मारते मारते, है ना।
तो वो भी समझेंगे, हम डिफेंस सिस्टम भी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाला है, तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो आप सिर्फ टीवी में सुनते हैं, राइट। फाइटर जेट्स, राफेल, ये सब क्या है, ये सब इनको ऊपर तक ये सब क्या है, जेट के एग्जाम्पल है। इनको ऊपर तक नहीं जाना पड़ता है, इनको नीचे नीचे उड़ना पड़ता है। ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे, किस पे बम गिराएंगे, ऊपर एलियंस पे, ठीक है। बट ये बहन को ऊपर जाना पड़ेगा, अग्नि, पृथ्वी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, वहीं पे अपना क्या है ना, छोड़ना पड़ेगा। तो अपन इन सबको पढ़ेंगे, पीएसएलवी, जीएसएलवी क्या होता है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर, जब ये सारी चीजें अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। तो मतलब मोटा मोटा अभी तक आप ये समझ लो, ये अपन इसके अंदर करा कि ये अपना जेट इंजन है और दिस इज रॉकेट इंजन। तो जेट इंजन यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कैरीज इट्स ओन ऑक्सीडाइजर, एयर बेदिंग, नॉन एयर बेदिंग, ओनली इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, नहीं तो घुट के मर जाएगा वो घुटन से। तो एक सीलिंग लिमिट होती है, ज्यादा नहीं जाएगा ये, राइट। एटमॉस्फेयर प्लस स्पेस, ठीक है, रॉकेट के अंदर एटमॉस्फेयर प्लस स्पेस। तो हाई इन एटमॉस्फेयर जेट इंजन, ये थोड़ा इसके अंदर गलत हो गया, लोअर इन द एटमॉस्फेयर, ये दोनों उल्टा हो गया, राइट। स्पीड कैपेबिलिटी इसकी लिमिटेड है, सबसोनिक या सुपरसोनिक इसमें एक्सट्रीमली हाई कर सकता है, क्योंकि जितना इसके पास ईंधन है उतनी तेजी भाग सकता है। लेस फ्यूल रिक्वायरमेंट, लेस फ्यूल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर मोर फ्यूल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नो ऑक्सीडाइजर, क्योंकि ऑक्सीडाइजर नहीं है इसके अंदर, तो इसमें ऑक्सीडाइजर भी है तो भारी आएगा। एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के अंदर ये यूज होता है, रॉकेट, क्योंकि बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है, बहुत हाई तक जाना पड़ता है, ठीक है भाई। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करिए। Yes, so correct answer will be D will be correct answer, है ना। तो jet engine produces thrust primarily due to expansion of gases against the atmospheric air, right? फिर रॉकेट इंजन जनरेट थ्रस्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम में भी थ्रस्ट प्रोड्यूस कर लेगा, एटमॉस्फेरिक एयर से लेकर थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट। बोथ जेट एंड द रॉकेट इंजन रिलाई ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करें। तो दिस इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट करें, 30 सेकंड। ठीक है, इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्योंकि प्रेशर जितना होगा उसके हिसाब से आप एयर ले पाएंगे, है ना। ब्रीथ करने के लिए आपको प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, अगर ज्यादा कम होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज नॉट राइट, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट बिकॉज दिस इज अ रॉकेट प्रपल्शन। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। अब चलो, अब हम इसके बारे में क्या है, फ्यूल के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, फ्यूल जो होता है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर एक मिक्सचर की तरह है। देखो, फ्यूल के अंदर अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजर भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए। फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट बर्न्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीडाइजर फॉर द propulsion. The oxidizer is an agent that releases oxygen for combination with the fuel. तो फ्यूल जो भी होगा ना उसके साथ ऑक्सीजन आनी है। अब रॉकेट के अंदर तो ऑक्सीडाइजर होता है हमारे पास, तो उससे ऑक्सीजन आ जाती है और इससे हम क्या कर देते हैं, इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है।
तो हम अगर इंजन के अंदर देखेंगे तो यही होता है कि फ्यूल जो होता है राइट, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है और उसके बाद फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी देख लो आप है ना, चूल्हा जलाकर देख लो, चूल्हे में क्या करते हैं अपन, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी में बिल्कुल ऑक्सीजन बंद कर दो तो फिर उसको जल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन तो चाहिए ना जलने के लिए। तो फ्यूल जो होता है, लकड़ी जो होती है, उसको जलाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है राइट। तो यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ द ऑक्सीडाइजर टू द फ्यूल, कितना ऑक्सीडाइजर आप यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितना फ्यूल है, इज कॉल्ड द मिक्सचर रेशियो। तो आपसे पूछे व्हाट इज द मिक्सचर रेशियो, तो मिक्सचर रेशियो के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप बोले कि फ्यूल डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइजर, है ना, उल्टा मत कर देना। ऑक्सीडाइजर कितना है डिवाइडेड बाय फ्यूल, दैट इज नोन एज मिक्सचर रेशियो। कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ आपका ये जो रॉकेट जा रहा है इसका मिक्सचर रेशियो क्या है, तो आप जितना ऑक्सीडाइजर होगा डिवाइडेड बाय फ्यूल उसको करके बताएं राइट। अब देखो तीन तरह के अपने फ्यूल होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, क्रायोजेनिक होता है। ये तीन तरह के फ्यूल अपने पास होते हैं। अब इनको समझने के लिए कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, क्रायोजेनिक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रायोजेनिक, इसी के कारण अपन आज इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है राइट। और इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्रायोजेनिक की, कि कैसे हमने अपना क्रायोजेनिक डेवलप करा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंस्पायरिंग राइट। तो चलो इन फ्यूल्स को समझने से पहले हम पहले स्टेजेस के बारे में समझ ले। आपने सुना होगा 3 स्टेज रॉकेट है, 2 स्टेज रॉकेट है, सॉलिड लिक्विड स्टेज है राइट। ऐसा क्या होता है, ये स्टेजेस क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करें। देखो भाई, कोई भी रॉकेट जो होता है ना, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे, एक तरह से ऐसे बनता है रॉकेट, है ना। तो रॉकेट के अंदर यहाँ पर एक चैम्बर है, यहाँ पर एक चैम्बर है और यहाँ पर एक चैम्बर है, 3 चैम्बर है राइट। तो इसके अंदर भी फ्यूल होगा। मान लो इसके अंदर जो फ्यूल है दैट इज ए सॉलिड फ्यूल, ठीक है। इसके अंदर जो फ्यूल है दैट इज लिक्विड फ्यूल, और इसके अंदर जो फ्यूल है दैट इज क्रायोजेनिक फ्यूल, है ना। ठीक है भाई। तो ये जो रॉकेट हुआ ना, इसको अपन बोलेंगे 3 स्टेज रॉकेट, रॉकेट। और इसके अंदर होंगे सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, 3 स्टेज का रॉकेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। अब ये जो स्टेजेस के अंदर हम बात करें, तो यहां पर देखो कि ये ऐसे यहाँ पर चलता है, रॉकेट उड़ता है, ठीक है, रॉकेट उड़ता है। तो इसके बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे मान लो ये वाला फ्यूल है ना, ये वाला फ्यूल जलना स्टार्ट कर रहा है, अब ये वाला फ्यूल खत्म हो गया ना, फिर अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये कनस्तर इससे अलग हो जाता है, ये देखो अलग हो। फिर ये वाला जलने लग जाता है, जैसे ही अलग हो जाता है, अब अपने पास बने 2 राइट। फिर ये वाला जलने लग जाएगा, अब ये भी पूरा अलग खत्म हो जाएगा, तो फिर ये वाला जलने लगेगा। फिर उसके बाद फिर रॉकेट को जहां पर पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा, और रॉकेट के कुछ लगा होगा, मान लीजिए कोई सैटेलाइट वेटेलाइट लगे तो सैटेलाइट को छोड़ देगा ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, तो तुषार को थोड़ा सा, क्योंकि तुषार थोड़े से अपने मिलिट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो शायद इनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा हमसे। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो तुषार तुम कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये होता है 3 स्टेजेस, ठीक है, ये स्टेज हो गया। हाँ, एक नंबी नारायण जो है, ये जो जिनका नाम ले रहा है ना, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना। मैंने देखी नहीं है, पर वो बहुत अच्छी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है। वाह यार, तब तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो अपने इंसाइट्स देने पड़ेंगे राइट। और नंबी नारायण एक मूवी है, मतलब आई थिंक अमेजॉन प्राइम पे पड़ी हुई है, वो मेरे को देखनी है। मैंने बहुत, मतलब चलो अभी स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना, तो देख भी लेंगे, आज ही देख लेते हैं, आज ही निपटा देते हैं उसको राइट। मूवी देखने का मेरे को बड़ा शौक है, पर अभी मैं उसको धुरंधर मूवी नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि भाई 4 घंटे में सोच के मतलब हैरान रहे, 4 घंटे कौन लगाएगा। सुबह अगर 7 बजे भी गए ना, तो आपको 12 बज जाएंगे आराम से मूवी देखते देखते, एड वैड मिलाकर अगर। तो मैं मतलब टाइम, ये 5 घंटे वाला टाइम तो बड़ा मुश्किल से, इतनी बड़ी मूवी बना दी, देख ही नहीं पा रहे right? तो देखो, ये देखो ऐसे निकल रहा है, ये पूरा का पूरा जल गया ना, अब ये जल जाएगा, तो ये फिर खाली हो गया, तो अब ये निकल जाएगा, अब फिर दूसरा स्टार्ट होगा राइट। इस तरह से अपना स्टार्ट होता है। ऐसे देख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब ये पूरा पूरा खत्म होएगा, टूटेगा क्या भाई, हाँ ये देखो अलग हो गया, फिर दूसरा जलने लग गया, अब दूसरा 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 भी खत्म हो जाएगा, भाई तू भी निकल, फिर ये पहला जलने लग गया। अब हो सकता है उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरह का हो राइट। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर समझते हैं, तो स्टेजेस आप समझिए। तो उसके बेसिस पे अपने फ्यूल जो होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, सॉरी क्रायोजेनिक। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज सॉलिड फ्यूल, है ना। सॉलिड फ्यूल का मतलब ये है कि भाई तुमको है ना, ऐसा कर दिया कि ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को मिक्स करके दे दिया, जलते रहो। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजर अलग चैम्बर में है, फ्यूल अलग चैम्बर में से, इधर से फ्यूल निकल रहा है, इधर से ऑक्सीडाइजर, ऐसा नहीं, एक सॉलिड बना दिया पूरा का पूरा, है ना, मिला के बाइंड करके दे दिया। जैसे वैसे होता है ना कि आपने जो ईंधन है, ठीक है, और उसके अंदर ऑक्सीडाइजर, दोनों को मतलब मिक्स कर दिया एक तरह से, दैट इज नोन एज, बट दैट इज नोन एज सॉलिड फ्यूल, फूल झड़ी की तरह। हाँ
कर सकते हैं। पर इसमें ऑक्सीडाइजर है ना, फुलझड़ी तो मेरे हिसाब से बाहर की ऑक्सीजन यूज करती होगी यार, खुद की ऑक्सीजन थोड़ी ना होती होगी इसके अंदर। मतलब इन चैम्बर लाइक रॉड, सिंगल रॉड होती है वो हाँ घर मतलब में। जैसे फुलझड़ी का सॉलिड है ना, वैसे होता है, मतलब उसको कर देते हैं। बट इसका अपन उसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा कि फ्यूल जो होगा और ऑक्सीडाइजर दोनों को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स करके एक तरह से बना दिया, ऐसे सॉलिड सा बना दिया, राइट। ऐसे अपन को इसके अंदर समझना है। तो सॉलिड फ्यूल के अंदर क्या होता है, सॉलिड फ्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, पॉलीमर, बाइंडर। सबसे पहले तो बाइंडर है उसके पास, बाइंडर जो उसको बाइंड करेगा, ठीक है, सबको एक साथ मिलाकर रखेगा। फिर द फ्लेक्स और द पाउडर्स, आपको थोड़ा भी लगे ना कुछ आपको एड ऑन करना है तुषार, तो आप एड ऑन कर सकते हैं, राइट। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम पर क्लोरेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। क्योंकि मेरी नॉलेज लिमिटेड है, आपकी शायद बहुत अच्छी नॉलेज होगी इसके ऊपर, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा कुछ एड ऑन करते रहे। होल्ड द जी सर। मिक्सचर टुगेदर, आल्सो एक्ट एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह भी पॉलीमर बाइंडर यूज कर सकते हैं, और एक तरह से मिक्सचर को टुगेदर एक साथ रखता है, राइट। दूसरा जो है इसके अंदर और क्या क्या होता है, सॉलिड फ्यूल के अंदर एनर्जेटिक और एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आरडीएक्स हो गया, एचएमएक्स हो गया, राइट। ये सब जो फटने वाले कंपाउंड होते हैं ना, वो होते हैं। तो कभी ये वाली चीज जो है ना, कभी कभार अपन यूज करते हैं, जैसे मिलिट्री प्रोपेलेंट के अंदर, राइट। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड रॉकेट्स के अंदर नहीं होता, पर और आपको ज्यादा करना है तो उसके अंदर जो बॉम्ब के अंदर आरडीएक्स होता है वैसा वो चीजें मिलाकर दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेटेलिक एडिटिव्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बेरिलियम। बेरिलियम को आप यूज नहीं करते बिकॉज बेरिलियम इज टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक होता है, राइट। तो पोल्यूटेंट है एक तरह से। इंक्रीज एनर्जी आउटपुट एंड इंप्रूव थ्रस्ट, ये मेटेलिक एडिटिव इस तरह से काम करते हैं। बर्न रेट मॉडिफायर, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब टू फंक्शंस करते हैं इसके, कंट्रोल रेट ऑफ कंबशन, इंश्योर स्टेबल एंड द प्रिडिक्टेबल बर्निंग, राइट। ये सब चीजें इसके अंदर करते हैं। अब देखो व्हेन इग्नाइटेड, जब इग्नाइट होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट बर्न्स फ्रॉम द सेंटर्स टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द केसिंग, राइट। अब ये क्या चीज है ये समझो, ये देखो यहां से ऑक्सीजन निकल रही, राइट। अब यहां से देखो ये फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, भाई बर्निंग प्रोपेलेंट डाल रखे, ऑक्सीजन नहीं है, बर्निंग प्रोपेलेंट है, मतलब जो इसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ाएगा, और यहाँ से देखो ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, ऐसे गर्म होता रहेगा और थ्रस्ट प्रोड्यूस करता रहेगा, जिससे कि अपने ऊपर जाता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ऐसे गर्म होकर इस तरफ जाता रहता है, ये देखो अब यहाँ पे गर्म है, फिर थोड़ा और गर्म होगा, फिर थोड़ा और गर्म होगा, इस तरह से। तो दिस इज सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखेंगे फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर यहाँ पर है, और यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से गर्म हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ही होता है, ये एक तरह से इग्नाइटर है। ये देखो यहाँ पर लग रहा है ना इग्नाइटर, ये रॉड गर्म हो रही है, रॉड गर्म हो रही है तो उसके साथ ये भी जल रहा है, ये जल रहा है, तो फिर ये फ्यूल जलेगा, तो फिर तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये देखो ये इग्नाइटर है, इसको खोल के देखोगे तो ये इग्नाइटर है, और यहाँ से फिर गर्मी निकल रही है और ये पूरा फ्यूल को जला रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं, सॉलिड फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या होता है, राइट। देखो ये मान लो इसके अंदर है ना सॉलिड इंजन लगा हुआ है, राइट। इसके अंदर सॉलिड इंजन लगा है, तो इसको एक बार जला डाला ना, तो लाइव जिंगा डाला, फिर अपने आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते, जाएगा, इसको कट नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई जहां जाएगा वहां जाएगा फिर, राइट। तो सॉलिड जो फ्यूल्स होते हैं ना, उसको अपन ऐसे कम ज्यादा के एकदम काट दे, उसकी स्टॉप कर दे, फिर स्टार्ट कर दे, ऐसा करना पड़ता है। क्यों, ये देखो मान लो कि एक एक तरह से इस तरह से ही जा रहा है ना, अब मेरे को है ना इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, तो मैं इसका एकदम से ईंधन बंद कर दूंगा तो ये हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ईंधन बंद कर दिया तो नीचे की साइड, फिर एकदम से चालू कर दूंगा, फिर एकदम से बंद कर दूंगा, एकदम से चालू कर दूंगा, तो ये इसके जो होगा ना कि कहां पर इसको गिरना है या फिर किस जगह इसको जाना है, वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा। बट सॉलिड फ्यूल के अंदर ये नहीं होता, सॉलिड फ्यूल में तो एक बार आग लगा दी तो फिर वो तो जलेगी जलेगी, जैसे अपन कह सकते हैं इसके अंदर फूल जड़ी में आग लगा दी तो वो पूरी जलेगी फिर, राइट। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दे फिर वापस जलाने लग गया, फिर बंद कर दे फिर वापस जलाने लग गया, ऐसे तो नहीं होगा, राइट। हाँ, तो वंस इग्नाइटेड कैन नॉट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार लगा दिया आग तो पूरा ही जलेगा, ये दिक्कत है, पूरा ही जलेगा साहब। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई कम ज्यादा कर दिया तो उसमें आग लग गई है, बस अब तो पूरा लड़ी की लड़ी जलेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉलिड फ्यूल का ये डिसएडवांटेज है, और इसके कारण हम इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। डायरेक्शन कैसे दोगे, ऐसे ये जैसे चल रहा है तो इसको स्लो कर दिया तो ऐसे हो गया, अब फिर चला दिया, फिर स्लो कर दिया ऐसे हो गया, राइट, फिर स्लो कर दिया ऐसे हो गया, अब डायरेक्शन दे दी ना, फिर आपको तेज करना है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर आया फिर आपने यूं कर दिया, राइट। इसलिए आपको जहां पे इसको डालना है वहां पर ही डल सकता है, पर सॉलिड फ्यूल में ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर पहले से ही मिक्स्ड है, तो बर्न कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बर्न करेंगे भाई, ठीक है। बट एक इसका बड़ा एडवांटेज है, क्या,
ये जो इनिशियल थ्रस्ट देता है ना भाई साहब, वो गजब की दे देता है। जो जल के एकदम से एनर्जी देता है ना, वो गजब की दे देता है। तो इनिशियल थ्रस्ट के लिए इसीलिए हम कहेंगे कि भाई जो नीचे नीचे वाला जो होता है ना, जिसमें स्टार्टिंग में आपको रॉकेट को ऊपर लेकर जाना है, तो सॉलिड लगा देते हैं नीचे, जिससे कि थ्रस्ट अच्छे से मिल जाए साहब। कंट्रोल तो बाद में करना है ना हमें, तो बाद में कर लेंगे, लिक्विड बाद में लगा लेंगे, पर हमको इनिशियल थ्रस्ट के लिए तो सभी की फर्स्ट स्टेज के ऊपर है ना, फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो होता है वो सॉलिड होता है। तो मैं मतलब इस रॉकेट को उड़ाना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले इसमें ना, एक तो ये भी ब्लैक हो गया, मेरी शर्ट भी ब्लैक हो गई, तो व्हाइट वाला ले लेते हैं, व्हाइट तो पड़ा है। चलो दिख तो रही होगा आप लोग, है ना, पर वीडियो में नहीं दिखता। जस्ट हाँ, ये देखो हमारा दूसरा रॉकेट आ गया, राइट। अब ये रॉकेट है, राइट, इसके नीचे ये दिख रहा है आपको, ये अलग सा है ये, राइट। ये सॉलिड, ठीक है, अलग कलर का नहीं दिख रहा होगा, पर ये सॉलिड है, मान लो ऐसे, है ना, सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर। अब इसके अंदर यहाँ पे ये लिक्विड फ्यूल है और यहाँ पे क्रायोजेनिक, ठीक है। तो देखो ये जो सॉलिड फ्यूल होता है ना, ये तो भाई कहेगा कि मैं जल के है ना तुम्हें एकदम से एनर्जी दे दूंगा, ऊपर उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फोर्स दूंगा और ऊपर उठा दूंगा। एक बार ग्रेविटी से बाहर निकलो फिर तो तुमको इनिशियल थ्रस्ट में दे दूंगा, वेलोसिटी, ठीक है। आई होप दिस इज, तो ये जलेगा भयंकर और ये ऊपर की तरफ इसको ले जाएगा। फिर इसके बाद डायरेक्शन वायरेक्शन की तो बाद में बात है ना, अभी ऊपर जाओगे स्टार्टिंग से थोड़ा ना डायरेक्शन, फिर ये पूरा का पूरा जल के खत्म हो जाएगा। अब इसको स्पीड मिल गई साहब। अब इसकी लिक्विड फ्यूल आएगा। लिक्विड फ्यूल क्या होता है, उसके अंदर अपन कट कर सकते हैं, सप्लाई कट कर सकते हैं, सप्लाई कट करके ऐसे ऐसे करके इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कभी ऐसे कर देंगे, फिर 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 ऐसे कर देंगे, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि भाई ये इनिशियल थ्रस्ट दे देता है। तो सॉलिड फ्यूल, सॉलिड स्टेज का ये है कि इनिशियल थ्रस्ट देता था, इसीलिए सभी रॉकेट्स के अंदर सबसे नीचे जो होता है ना, जनरली, है ना, ऐसा नहीं कह रहे कि जनरली सबसे नीचे जो होता है दैट इज सॉलिड। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी रॉकेट इज बेस्ड ऑन द सॉलिड फ्यूल इनिशियली, क्योंकि मैक्सिमम पुश चाहिए अपन को। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें लिक्विड विक्विड है नहीं। आप देखो एक टैंकर के अंदर आप लिक्विड भर के रखो, राइट, एक के अंदर सॉलिड डाल के रखो, तो सॉलिड के अंदर कोरोजन ज्यादा नहीं होता क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर वो मतलब लिक्विड के अंदर तो पार्टिकल्स दूर दूर है ना, तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, तो इसमें कोरोजन नहीं होता। इसीलिए सभी अग्नि मिसाइल जो होते हैं ना, वो सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं, क्योंकि मिसाइल के अंदर फ्यूल आपने लगा रखा है मान लो, और फ्यूल लगा रखा है, अगर ये कोरोड हो जाए मिसाइल तो वैसे फट जाएगी, यहीं पे फट जाएगी, निकलने से पहले फट, राइट। तो इट्स बेटर कि इसके अंदर सॉलिड फ्यूल अपन यूज करें। खैर ये अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, पूरा अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। तो अब यहां पर देखो, ये ना सॉलिड प्रोपोलेंट है, ठीक है, जो अपन ने मैंने आपको दिखाया, ये इग्नाइटर है, इग्नाइट कर रहा है और ये जला रहा है इस फ्यूल को। अब आप देखेंगे इस फ्यूल का कोई एक बार जलना स्टार्ट हो गया ना, तो बस फिर हो गया, अब खत्म ही होकर रहेगा, पूरा का पूरा ही जलेगा। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों मिक्सचर है इसका, राइट। यहां पर अपन आप देखो ये लिक्विड वाला है, इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज हो रहा है और लिक्विड ही फ्यूल यूज हो रहा है, पर दोनों के देखो अलग अलग चैम्बर्स है, यहीं पे समझ लो इसको भी, ठीक है। और इसके अंदर से एक यहाँ पर देखो, एक क्या होता है इसका लिक्विड ऑक्सीडाइजर होगा, एक लिक्विड फ्यूल होगा, दोनों अलग अलग चैम्बर में, इसमें कोई चैम्बर नहीं, इसमें अलग अलग चैम्बर में। अब इनमें से है ना, यहां से एक सप्लाई आ रही है, यहां से एक सप्लाई आ रही है, और ये है कंबशन चैम्बर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे वॉल लगा रखे हैं आप, मतलब इतनी मस्त टेक्नोलॉजी है ना स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब पढ़ के तुमको एक तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने कोई सब्सटेंटिव पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, जिससे दिमाग चल रहा है और अपने साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आए। मैं उसको थोड़ा सा आपको पढ़ा भी उसी एंगल पर दूंगा जो प्रैक्टिकली आपको समझ में आए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना इस एग्जाम के अंदर ज्यादा है, बिकॉज डिफेंस टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी, अब भाई रॉकेट अगर तुमने डेवलप नहीं करा तो मिसाइल कैसे बना लोगे। मिसाइल क्या है, रॉकेट के पीछे बांध के रख दो बम और फिर जाके फोड़ दो उधर, वही तो है। तो रॉकेट तो अपन को पढ़ना पड़ेगा ना अच्छे से, ठीक है। अगर आपके पास जेट नहीं है, जेट वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भाई तुम रफाल कैसे उड़ा दोगे फिर, है ना, निर्भया कैसे उड़ा दोगे, ब्रह्मोस कैसे उड़ा दोगे, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है। तो आप देखो साहब, यहाँ से ये है लिक्विड फ्यूल और ये है लिक्विड ऑक्सीडाइजर, यहां से निकाला आपने, ये वॉल थोड़ा ढीला करा, इसमें आ गया, इसमें ये वाला थोड़ा ढीला करा, इसमें फ्यूल आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडाइजर आ गया। फिर आपने और नहीं बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है हमें, तो इसको बंद कर दिया, इसको कट कर दिया, कट करने के लिए वॉल वॉल सब लगा, इसमें एक बार लगा डाला लाइव जिंगल वाला, ठीक है, पूरा जल के ही दम लूंगा। इसमें आप कभी भी कट कर सकते हो, ये सप्लाई कट कर दी, ये सप्लाई कट कर दी, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सॉलिड और लिक्विड के अंदर ये डिफरेंस है। ये देखो इन दोनों की वॉल्व है, पंप्स, ठीक है, और फिर ये कंबशन चैम्बर, ये जल रहा है, ये लिक्विड में से निकल रहा है, ये एक एक देखो एक पाइप यहाँ से लिक्विड में से फ्यूल में से निकल रहा है, एक ऑक्सीडाइजर में से निकल रहा है और मिलके, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, जबकि इसमें ऐसा नहीं। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स के अंदर आपको, अब मैं ऐसे बोलूं आपको कि भाई कंट्रोलिंग किसमें ज्यादा है, तो आप कहोगे साहब सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में ज्यादा है ना। मैं कहूँ सिस्टम कॉम्प्लेक्स कौन सा ज्यादा आपको लग रहा है, सॉलिड की लिक्विड? बताओ सभी बच्चे। सॉलिड ज्यादा खतरनाक लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि लिक्विड? लिक्विड में कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉलिड में क्या है? सॉलिड में तो भैया बस एक फ्यूल डाल के रख दिया तुमने, जला दो उसको, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडाइजर फ्यूल को मिक्स करके लो भाई, काम खत्म। इसमें दिक्कत है, इसमें वॉल लगाने पड़ेंगे, किसका कंबशन चैम्बर बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, कितना इधर से आएगा कितना उधर से आएगा, ये सब करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी साहब इसमें ज्यादा है। अच्छा एकदम से कौन जलेगा और ज्यादा कौन थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, सॉलिड की लिक्विड? हमारा सॉलिड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, इसका काम ही है थ्रस्ट प्रोवाइड करना, ये एडवांटेज है सॉलिड का, राइट। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल दैट इट प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू द रॉकेट, ठीक है। इंजन बेस्ड ऑन द सॉलिड फ्यूल कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ रैपिडली, नहीं, राइट। तो ये विल बी करेक्ट आंसर। अब चलो ये करो 33rd क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड थर्ड बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो सेकंड, कंबशन कैन बी स्टॉप मिडवे, मिडवे में नहीं कर सकते भाई साहब, एक बार लगा दिया तो फिर जल के ही मानेगा। आज तो तूने मेरे आग लगाई, अब मैं पूरा जलूंगा तभी मैं मानूंगा, राइट। ये करो 34th। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज कर रहा है क्या? नहीं, इसके अंदर ऑक्सीडाइजर खुद के पास है ना, सॉलिड के अंदर तो मिक्स है, प्री मिक्स्ड है, राइट। दे आर यूज्ड इन द बूस्टर स्टेज, यस। वंस इग्नाइटेड दे बर्न कंप्लीटली, यस। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब लिक्विड के बारे में बात करें। सर लिक्विड के बारे में आधी चीजें तो हम पढ़ गए, क्या पढ़ गए कि भाई साहब एक दो चैम्बर होंगे इसके अंदर, एक के अंदर लिक्विड फ्यूल होगा, एक के अंदर लिक्विड ऑक्सीडाइजर होगा, ठीक है, और एक कंबशन चैम्बर होगा। यहाँ से एक नली लग रही है, यहाँ से एक नली लग रही है, इस नली के ऊपर यहाँ पे वॉल लगा रखा है, कभी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये सब काम इसके अंदर अपन समझ सकते हैं, राइट। तो यही हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। हम लिक्विड फ्यूल्स also known as liquid propellants is a type of the fuel used in the rocket where the fuel and oxidizer are stored separately in the liquid form. During operation, both are pumped into the combustion chamber. When they react to produce high temperature gases, generating thrust. Unlike solid propellant, liquid propellants or liquid fuels allow precise control over the combustion process because the flow of the fuel and oxidizer can be regulated. इसको regulate अपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अपन इसके अंदर समझा। Key feature of the fuel लिक्विड फ्यूल सिस्टम इज कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल हम कर सकते हैं, सब रेगुलेट कर सकते हैं, कभी भी ज्यादा कम कर सकते हैं, राइट। इंजन्स यूजिंग लिक्विड प्रोपेलेंट्स कैन बी स्टार्टेड, स्टॉप एंड इवन रीस्टार्टेड मल्टीपल टाइम्स। रीस्टार्ट भी आप कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ये अपने ऊपर है, आराम से आप इसको मजे ले सकते हो उसके, राइट। दे कैन बी थ्रोटल्ड, थ्रोटल्ड मतलब मींस द थ्रस्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज एज रिक्वायर्ड, ठीक है। This make liquid fuel engines highly suitable for the missions that require precision, such as satellite insertion, ऑर्बिटल एडजस्टमेंट। अब ऑर्बिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे डालना पड़ेगा सैटेलाइट को, ठीक है। ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटर को पर्टिकुलर स्पिन, या फिर सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे डालना पड़ेगा। अब आपका ये सॉलिड है, ये तो निकल पड़ा भाई, ये तो देख नहीं रहा, आओ देखे ना, ठीक है, कहां पर है ऑर्बिट, ऑर्बिट को चीरता हुआ आगे निकल गया। इसको बोला अरे भाई रुक तो जा, थम तो जा, थमाने का है ही नहीं सिस्टम, थमे कहां से? बोले कहां से रुकू मैं कोई लिक्विड थोड़ा ना जो रुक जाऊं, हमें भाई इधर लेकर आना है इसको, मान लो इसके ऊपर डालना है, ठीक है, इसके ऊपर। अब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये निकल गया, ले सॉलिड वाला। अब हमने कहा कि यार लिक्विड में तो ऐसा होता है, यूं करो बंद कर दो, फिर यूं करो बंद कर दो, यूं करो बंद कर दो, बंद करो बंद, ऐसे करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जहां पे प्रिसीशन होता है ना, वहां पे जहां पे कंट्रोलेबिलिटी, जहां पे तुमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर वहां पर टिकाना है भाई,
उसके लिए अपन को लिक्विड फ्यूल को यूज करना पड़ेगा। और जहां पे अंधाधुंध चलाना है, बस थ्रस्ट की काम है, तुमको एफिशिएंसी से मतलब, थ्रस्ट से मतलब है बस तुमको, ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी से मतलब नहीं है, कहां पर कोई प्रिसिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होता है, बहुत फ्रिक्वेंट। जैसे आपको ये जो इतनी स्पीड में है, आप सोचो एकदम से रुकते हैं, फिर एकदम से ऐसे हो जाता है, फिर एकदम से चला दे, सट 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 ऐसे करके फिर प्रिसीशन स्ट्राइक करते हैं। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं प्रिसीशन स्ट्राइक, जिस टारगेट पे उस टारगेट पे डालना है, तो अगर सॉलिड वाला चला देंगे ना, तो वो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, जहां उसकी मर्जी होगी वहां जाके गिरेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो कॉमन कॉमन एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इंक्लूड अन liquid propellants, अच्छा तुषार ने कुछ लिखा, liquid propellant rockets also have the higher specific impulse, that is mileage, as compared to the solid propellants। हाँ, क्योंकि वो एकदम से जल गया ना, और उसको अपन लंबे समय तक चल सकता है, वो लंबा समय तक जब चलाना है तो ऑब्वियसली कभी बंद करके ज्यादा करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आपके पास एक गाड़ी है, इसमें आजकल ऐसी गाड़ी होती है तो थोड़ी देर आप रोकोगे तो अपने आप रुक ही जाएगी, है ना, थोड़ा मतलब जैसे रेड लाइट पे खड़े हो तो रुक जाएगी अपने आप, राइट। तो रेड लाइट पे रुकने का है, और फिर जैसे रेस दोगे स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो उसमें ज्यादा माइलेज देगा ना, ज्यादा टाइम तक जा सकता है ना आगे तक। सॉलिड फ्यूल तो क्या है, एक बार जल गया तो पूरा का पूरा जलना है, उसका यही मकसद है मेरे को पूरा का पूरा जलना है। तो आप समझ सकते हैं इसको, जब अपन बंद ज्यादा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो इसके अंदर अपन अपना माइलेज भी बढ़ेगा। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट पे अपने आपकी स्कूटी अपने आप बंद हो गई, राइट। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपका माइलेज बढ़ गया, राइट। फिर चला तो अपने आप चल गई, स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही कम ज्यादा करके, जैसे मान लो अब यूं उड़ा, राइट, अब इसको जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपने आप चल सकता है, ढलान पे बंद कर देते हैं ना अपन गाड़ी, पहले बचपन में कर देते थे, तो अब अपने आप चल सकता है, तो तब तक आराम से बंद कर दो दोनों वाल, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, गिरने लगे फिर वापस चला दो। तो बिना पेट्रोल के चला गया थोड़ी देर तक, थ्रस्ट के कारण, फिर वापस चला दो, फिर थोड़ा सा के फिर बंद कर दो, है ना, ऐसा अपन ढलान पे गाड़ी बंद कर देते हैं वैसा। तो इसलिए इसका माइलेज ज्यादा हो जाता है, राइट। चलो सर कॉमन एग्जाम्पल। साइंटिफिक डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि 1 kg फ्यूल बर्न करने के लिए 1 kg प्रोपेलेंट को कितना टाइम लगता है, दैट इज स्पेसिफिक इम्पल्स। 1 kg फ्यूल बर्न करने के लिए, हमें 1 kg प्रोपेलेंट के साथ 1 kg थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कितने सेकंड्स लगते हैं, दैट इज स्पेसिफिक इम्पल्स फॉर रॉकेट। अच्छा तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, लिक्विड में कैसे जाता है। सर लिक्विड में जब हम 1 kg फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स कर लेते हैं ना, तो हमें कितने सेकंड्स का एक बर्निंग टाइम देता है। जैसे फॉर लिक्विड रॉकेट्स के लिए वो होता है मोर देन 300 सेकंड, एंड जो मिक्स रॉकेट्स होते हैं हाइब्रिड रॉकेट, उनके लिए 500 सेकंड से ऊपर चला जाता है। मतलब 1 किलो अगर हम प्रोपेलेंट मिक्स कर लेंगे तो हमें 1 kg थ्रस्ट कितने सेकंड में मिलेगा, दैट इज स्पेसिफिक इम्पल्स फॉर द रॉकेट्स। स्पेसिफिक इम्पल्स, है ना। तो लिक्विड वाले में ज्यादा होता है स्पेसिफिक इम्पल्स। यस सर, हाइब्रिड में उससे भी ज्यादा होगा। अच्छा चलो। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है, यूडीएमएच, एंड लिक्विड हाइड्रोजन which are used along with the oxidizer like the nitrogen टेट्रोक्साइड और लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ अपन इसको यूज करते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ऑक्सीडाइजर और दिस इज फ्यूल, जनरल जो फ्यूल यूज होता है वो इसके अंदर अपन बता रहे हैं। इंजन कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ रिपीटेडली आप स्विच्ड ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसके कारण इसका हो सकता है। हाउएवर लिक्विड फ्यूल सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू सॉलिड प्रोपेलेंट। पंप लगाना है, वॉल लगाना है, इंटीग्रेट प्लम्बिंग करनी है, मेक देम हेवियर एंड मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, डिस्पाइट देयर कॉम्प्लेक्सिटी, देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी मेक देम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न रॉकेट एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द अपर स्टेज एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, इसके अंदर का दिखा रखा है, ये लिक्विड होगा फ्यूल, ये ऑक्सीडाइजर होगा, दोनों गैस के अंदर एक कंबशन चैम्बर में जल गए। ठीक है, ऐसा हो गया, यही चीज है इसके अंदर, राइट। और ऐसा होता है फ्यूल टैंक ऑक्सीडाइजर टैंक, क्या, राइट, इस तरह से कंबशन चैम्बर है, वही सब चीजें, मतलब उसको जैसे जितने जितने मेरे को इसके पिक्चर्स मिले, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिक्चर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इमेजिनेशन करना पड़ता है ना, क्योंकि इसको liquid fuel can flow, solid cannot. One chamber fuel and one chamber oxidizer. Liquid fuel can be corroded. अब liquid fuel का एक डिसएडवांटेज है भाई, ये कोरोड कर सकता है, कोरोजन कर सकता है लिक्विड में ना। दैट्स व्हाई द मिसाइल यूज सॉलिड फ्यूल रेदर देन द लिक्विड फ्यूल। चलो ये करो। ठीक है, जल्दी से कर दो। ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम।
ठीक है, सिंपल डिजाइन नहीं है भाई इसके, कॉम्प्लेक्स में, बाकी सब कुछ इसके अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम से एसोसिएटेड है। ये करो 37। क्रायोजेनिक इंजन अभी बता देंगे क्या होता है ना। वैसे हो जाएगा बिना उसके। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंपल्स जो अभी ये बता रहा था अपन को, वो इसकी लोअर होती है। दे हैव लोअर स्पेसिफिक इंपल्स इन द सॉलिड। ठीक है, तो 1 2 एंड 4 विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लोअर नहीं होती, हायर होती है, सॉरी लिक्विड वाले की हायर होती है, तो इसके अंदर हायर होना चाहिए, राइट। तो 1 2 एंड 4 विल बी करेक्ट आंसर, 37 का ए करेक्ट आंसर होगा। ये करो 38। देखो इसका स्टोरेज डिफिकल्ट है, उसमें तो एक बार आपने कर दिया, इसमें स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग टैंक लेने पड़ेंगे, राइट। तो हायर स्टोरेज स्टेबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग एंड पंपिंग, दैट इज करेक्ट। इमीडिएट इग्निशन विदाउट इग्निशन सिस्टम, नहीं इमीडिएट नहीं होता उसके अंदर। इसके अंदर एक तरह से इग्निशन सिस्टम चाहिए होता है, स्पार्क चाहिए होगा तभी जाकर होगा, राइट। तो विदाउट इग्निशन सिस्टम नहीं हो सकता। हाई कंट्रोलेबिलिटी ऑफ थ्रस्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर, ओनली 2। हाँ, कंपेयर टू द सॉलिड, हायर स्टोरेज स्टेबिलिटी कंपेयर टू द सॉलिड फ्यूल, तो सॉलिड फ्यूल के अंदर ज्यादा स्टोरेज स्टेबिलिटी रहती है, राइट। इसके अंदर आपको लिक्विड को रखना है, आप देखो सॉलिड को रखोगे और लिक्विड को रखोगे तो स्टोरेज स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, लिक्विड वाले में कि सॉलिड वाले में? सॉलिड में होगी, तो स्टोरेज इसके अंदर डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इग्निशन, इग्निशन मतलब स्पार्क। भाई फ्यूल और ऑक्सीजन इनको मिलाने के लिए थोड़ा सा स्पार्क तो चाहिए होगा ना, तभी तो जाके ये जलेंगे, दैट इज इग्निशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो भाई, अब अपन पढ़ते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्रायोजेनिक एक ऐसी चीज है जो कि अलग टेक्नोलॉजी है ना। इसमें क्या होता है, लिक्विफाइड गैसेस की फॉर्म के अंदर अपन स्टोर करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो, लिक्विड जो होगा, राइट। अब अगर रॉकेट के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर अपन रखेंगे फ्यूल को भी और ऑक्सीडाइजर को भी, तो इट विल टेक लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, पर अगर हम क्या कर दें, हम इसको, राइट, क्या कर दें, एक तरह से जो गैसेस फॉर्म के अंदर रखें, तो गैसेस फॉर्म के अंदर जैसे एलपीजी होता है ना। एलपीजी के अंदर गैस निकलती है और उसमें इग्निशन भी काफी अच्छा आ जाता है, राइट। बट गैस को अगर आप लेकर आओगे ना तो पूरे कमरे भर का आपको रखना पड़ेगा, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर कर देते हैं, राइट। लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर उसको क्या कर देते हैं, अपन लेकर आ जाते हैं। तो क्रायोजेनिक रॉकेट्स के अंदर भी क्या होता है, दैट यूज क्रायोजेनिक फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर, दैट इज फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स आर गैसेस लिक्विडिफाइड, लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर गैसेस होती है एंड स्टोर्ड एट ए वेरी लो टेम्परेचर, और बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टोर कराया। क्रायो का मतलब होता है बहुत लो टेम्परेचर, क्रायो का मतलब माइनस में टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो हाइड्रोजन इसके अंदर फ्यूल होता है ना, हाइड्रोजन फ्यूल होता है, उसको -253 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना पड़ता है। अब दिस इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। -253 पे रखना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जो होगा उसको -183 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा, तब जाकर आप ज्यादा फ्यूल लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर गैसेस को रखकर, गैसेस को लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर रख के आप ज्यादा फ्यूल लेकर जा सकते हैं। क्योंकि देखो रॉकेट के अंदर जितना इसका भार बढ़ेगा ना, भार मतलब जितना इसका हैवीनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप इसके ऊपर कम चीजें लगा पाओगे, कम सैटेलाइट लगा पाओगे ऑब्वियसली। इसका आपको भार कम से कम करो आप भार, तो ज्यादा से ज्यादा आप सैटेलाइट्स लगा सकते हो, उसके चिपका सकते हो। अब मान लो एक ये रॉकेट बनाया आपने, ठीक है,
इसके अंदर आपको मान लो 100 किलो का कोई सैटेलाइट ऊपर लेकर लॉन्च करना है, ठीक है, लॉन्च करके ऊपर लगा देना, बट आपका फ्यूल ही 100 किलो का हो गया, तो फिर आप कैसे लगाओगे इसको? समझ में आ रहा है? तो फ्यूल जितना कम होगा बच्चों, उतना ज्यादा आप इसके चिपका के ऊपर भेज सकते हो, सिंपल सी बात है। अब फ्यूल को अगर आप सॉलिड की फॉर्म में रखोगे तो बहुत ही भारी, लिक्विड में तो थोड़ा कम हो सकता है, गैसेस फॉर्म के अंदर, पर गैसेस फॉर्म, लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर गैसेस रखने में, जैसे अपने सिलेंडर के अंदर होता है, वैसे अगर आप रखोगे तो बहुत कम स्पेस लेगा और बहुत ही कम उसके अंदर स्पेस भी कम रहेगी और उसके अंदर एक तरह से उसका भार भी कम होगा, तो आप इसके अंदर और भी लटका सकते हो फिर सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये, बट ये टेक्नोलॉजी, अगर आपको बहुत ज्यादा भारी सैटेलाइट ऊपर तक लेके, अगर आपको ऊपर तक लेके जाना है ना, ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, तो आपको फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा, और फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा तो उसका भार भी बढ़ेगा। कुछ हम ऐसे करेंगे, बहुत सारा फ्यूल ले तो ले, पर इतना ज्यादा स्पेस ना ले वो फ्यूल, तो उसको लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर आप लेकर चल जाओ, है ना, गैसेस लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर, लिक्विडिफाइड गैसेस फॉर्म के अंदर लेकर चल जाओ उस फ्यूल को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उस फ्यूल को अगर, अब आपको कहें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भरते हैं ना, तब उसको तो बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कि उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो क्या हो, कि वो एक तरह से कॉम्पैक्ट रहे। नहीं तो गैस तो ऐसे होती है ना, गैस का मॉलिक्यूल तो ऐसा होता है। तो अब इसको क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस मॉलिक्यूल को पास ला रहे हैं जानबूझकर, यहां पर प्रेशर लगा रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स पे, पास लिया है इतना पास, और जैसे ही प्रेशर हटेगा, अब जैसे आप देखो सिलेंडर के अंदर जब रहता है ना, तब तो लिक्विड फॉर्म के अंदर, अब जैसे प्रेशर हटेगा इसके अंदर से, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एकदम से गैस मिल जाएगा। प्रेशर के कारण ही ये, हमको हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगा रखा है, इसीलिए हम पास पास है। जिस दिन हमारे ऊपर से प्रेशर उठा, ठीक है, तो आप जैसे गैस का सिलेंडर चलाते हो ना, वैसे ही अगर नॉर्मल वे के अंदर अगर एलपीजी को देखोगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो नॉर्मल प्रेशर पे तो गैस ही है ना, जैसे आप ऑन करते हो तो गैस ही होती है। तो ये भी लिक्विड हाइड्रोजन जो है, और हम कह रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ये देखो, these substance exist as gas at a normal temperature but are liquefied by cooling them to minus 253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम इसके अंदर बहुत कम इसका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं, तब जाकर ये एक तरह से लिक्विडिफाइड फॉर्म के अंदर हो रही है। ये बात सबको समझ में आई। अब ये करने के लिए, सर ये तो इजी चीज है, बहुत कम टेम्परेचर करके, ये करने के लिए बहुत हमको मुश्किल लगती है। क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। बताओ, ये सबको क्लियर है? एनीबॉडी इज एनी डाउट? अंजलि गोयल शर्मा, दीप कौर, केतन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेसिक ऑफ द क्रायोजेनिक। In the engine, these liquids are pumped from the separate insulated tanks into combustion chambers, where they mix and burns to produce at a very high temperature. अब इनका यही है, बस इसको बस निकालना है अपन को। अब ये बिल्कुल दबे हुए से है, अब जैसे निकलेंगे ये अपने को इग्निशन दे देंगे। तो टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस, जिसमें लिक्विफाइड हाइड्रोजन का माइनस 250 डिग्री और लिक्विड ऑक्सीजन का माइनस 180 डिग्री सेल्सियस, राइट, कुछ इस तरह से। ये देखो, ये गैस आ गया, ये दे दिया इग्निशन, right? I hope this is clear. This is cryogenic, right? Liquid feature of the cryogenic engine is their very high efficiency. Efficiency बहुत ज्यादा है, measured in the term of the specific impulse. Specific impulse देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई स्पेसिफिक इंपल्स होगी। तो सॉलिड के अंदर कम है स्पेसिफिक इंपल्स, लिक्विड के अंदर थोड़ी ज्यादा है, और क्रायोजेनिक के अंदर तो बहुत ज्यादा है। लिक्विड हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास among the chemical fuels, and when combined with the liquid oxygen it produces extremely efficient combustion. बहुत अच्छा combustion ये दे देगा। फॉर एग्जांपल, they are widely used in the advanced space missions. इसमें पेलोड्स, हैवियर पेलोड्स लेकर जाने होते हैं आपको हायर ऑर्बिट के अंदर, और ऊंचाई पे जाना होता है, तो वहां पर अपन को इसको यूज करना होता है। जैसे क्रायोजेनिक इज द बेसिस ऑफ जीएसएलवी, है ना, अपन पढ़ेंगे जीएसएलवी क्या है, और गगनयान, चंद्रयान, ये सब के कारण, है ना, मंगलयान, ये सब अपन क्रायोजेनिक के बिना नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एंड क्रायोजेनिक हमने डेवलप करा है 2014 के अंदर, राइट। अब इसको डेवलप करने से पहले कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है क्रायोजेनिक की, ये हमको इसके अंदर समझना होगा, ठीक है। और आप देखेंगे किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, राइट, और कैसे लोगों ने इसरो को दबाने की कोशिश करी बहुत। आपको क्या लगता है, इसरो को दबाने की अमेरिका, इन कंट्रीज ने, बड़ी बड़ी कंट्रीज, इन रशिया, सब ने कहा कि वही इनका डेवलप नहीं है, कहीं ये डेवलप हो गया तो फिर ये तो आराम से मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकते हैं फिर ये, है ना। तो बहुत आप कहेंगे इसरो जो है ना, बहुत
गरीबी में पला हुआ बच्चा है जिसको समाज आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ठीक है, जिसको अमीर समाज जो है वो आगे नहीं बढ़, ऐसा है इसको। और आज वो अमीर हो गया है, ठीक है, पर खुद की मेहनत से हुआ है, राइट। आज इतना हो गया कि वो सामने वाले तो भाई बहुत महंगे महंगे में लेकर जा रहे हैं अपना, और ये बहुत सस्ते में लेकर, जुगाड़ू आदमी है इसको। तो चलो हम पढ़ते हैं। हम अब आपको एक कहानी सुनाते हैं, दैट इज नोन एज, मैंने इसको लिखा भी ऐसे, स्टोरी ऑफ क्रायोजेनिक, ठीक है। तो हमारे पास देखो 1980s के अंदर कोई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर रशिया के पास थी, है ना। एंड रशिया उस टाइम का यूएसएसआर वाज गुड फ्रेंड ऑफ अवर्स। तो यूएसएसआर ऐसे कहता था भाई कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं तो मेरे पास इज इक्वल टू तेरे पास, तू मेरा भाई तो है। तो 1980s में हमने एक एग्रीमेंट साइन करा इससे, जिसमें सोवियत यूनियन ने हमको ऐसे बोला कि हम आपको लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को कैसे रखते हैं, क्रायोजेनिक कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, हमारा डेवलप कर दो, तो इससे बढ़िया हमारे क्या है ना। अब देखो, अब इसके अंदर 1991 के अंदर हाँ यूएसएसआर ने उस वक्त, इंडिया और सोवियत ने, मतलब जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था उससे पहले, उन्होंने कहा कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे, बनाएंगे। पर 1991 के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, और 1991 के बाद थोड़े दिनों बाद एक प्रेसिडेंट यहां पर आते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज येल्स्टिन। और येल्स्टिन का एक ऐसा था डायमेंशन, इनका ये डायमेंशन ये था येल्स्टिन का कि भाई देखो हमें क्या करना है, हमें क्रायोजेनिक जो है ना, हमें है ना, एक अगर हम इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये कहते थे यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कहाँ हमको ये ऐसे कहते थे भाई यूएसए को हम इतना दुश्मन को मान रहे हैं, हम दोनों मिलकर काम करें तो पूरे वर्ल्ड को हम गवर्न कर सकते हैं। तो ही इज हैविंग ए गुड रिलेशनशिप विद द यूएसए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अच्छा रिलेशन था इनका, क्या है, यूएसए से अच्छा रिलेशन था। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ऐसे बोला कि यार जो यूएसए है और येल्स्टीन है, ठीक है, रशिया है, राइट, इन्होंने ऐसे बोला कि अगर मान लो इंडिया को, है ना, ये इसको ज्ञान दे रहा है, इसको यूएसए ज्ञान दे रहा है, भाई एक काम, एक बात बता, अगर तू इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करवा देगा, है ना, क्रायोजेनिक टेक्निक डेवलप करवा देगा, तो इंडिया तो आराम से स्पेस के अंदर मिशन करेगा, खुद के भी करेगा और दूसरों के भी करेगा। अभी किसी को भी करना होता है ना कि साहब हमारा सैटेलाइट हमको लॉन्च करना होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले यूएसए कहता था हाँ ठीक है चलो मैं कर दूंगा, मेरा जा रहा है रॉकेट, उसमें लगा के कर दूंगा तुम्हारा सैटेलाइट, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना पैसा लगेगा, ये 10 करोड़ रुपए लगेगी फॉर एग्जाम्पल। तो साहब इतना पैसा कहां से लाऊंगा, नहीं ला सकता, तो जा फिर, नहीं करेंगे तेरा सैटेलाइट लॉन्च। अरे अरे साहब थोड़ा कम कर दो। अरे यार कैसे मंगोतरे आ जाते हैं यहाँ पर, 10 करोड़ से कम, चल ठीक है 9 करोड़ दे दे, ये भी बहुत हाई अमाउंट है सैटेलाइट ले जाने के लिए, ये भी बहुत हाई अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फिर क्या करते हैं, इसका सैटेलाइट लेकर लॉन्च कर देते हैं। अब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट भी है कि अगर यार ये भाई ने कहीं मेरा सैटेलाइट लॉन्च नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी, अगला सैटेलाइट, तो ये जो भी कहना उसकी बात मान। कल को इसने इसकी बात नहीं मानी तो इसने कहा कि भाई अब तेरा सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है और रशिया के पास है। तो ये बोल रहे हैं अरे भाई अगर इंडिया को अभी आपने दे दी ना टेक्नोलॉजी, तो इंडिया तो क्या है बहुत सस्ते में करने लग जाएगा, ये अपना तो पूरा मार्केट ही बिगड़ जाएगा, दूसरों को सैटेलाइट अपन ऊपर भेज रहे हैं, अपना पूरा मार्केट बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसने बोला यार, रशिया बोलेगा बात तो सही है साहब आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है येल्स्टीन, और ये कौन है, इनको कोई जानता है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, यस बिल क्लिंटन, राइट। तो बिल क्लिंटन ने इसको समझाया कि भाई देख अगर ऐसा करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो क्या बोल रहा है, डोंट गिव क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू इंडिया अदरवाइज इंडिया विल बिकम अवर कंपटीटर। तो ये क्या बोल रहा है, येल्स्टीन बोल रहा है बात तो सही कह रहा है भाई, एमटीसीआर का बहाना बना दूंगा और कह दूंगा यार एमटीसीआर के अंदर मैं तुमको दे नहीं सकता। एमटीसीआर क्या है, मिसाइल टेक्निक टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है। तो एमटीसीआर के बारे में थोड़ा मैं तुमको बता देता हूँ। एमटीसीआर क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये बोलता है कि भाई हम आपको, देखो कोई भी अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन चलाएगा या कोई भी बॉम्ब चलाएगा तो मिसाइल में लगा के चलाएगा ना, ऐसा तो नहीं ऐसे मुंह से करके वो फेंक देगा न्यूक्लियर वेपन, है ना, मिसाइल में डाल के चलाएगा। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर किसी की डेवलप हो, राइट, तो उसके लिए फिर उसको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बॉम्ब मारेगा नहीं तो, राइट। तो एक एमटीसीआर एग्रीमेंट इसके अंदर कहा था कि ये कहा था जिसके अंदर कि जो मेंबर्स है ना, एमटीसीआर के जो मेंबर है वो ही आपस के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो आप किसी अपने
जो एमटीसीआर के मेंबर है ना उसको ही आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मान लो क्या करो कि 500 केजी से ज्यादा पेलोड वाली या फिर 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसको एमटीसीआर का मेंबर ही होना पड़ेगा, तभी जाकर आप शेयर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो एमटीसीआर एक क्लोज ग्रुप है जिसके अंदर मेंबर्स के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है मिसाइल का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर इंडिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ एमटीसीआर। इंडिया 2018 के अंदर एमटीसीआर का मेंबर बना, उस टाइम नहीं था। तो इसने बोला यार अब ऐसे तो कैसे मना करो, एक बहाना बना दूंगा कि एमटीसीआर का बहाना बना दूंगा और बोल दूंगा भाई तेरे को मैं ना देना तो चाहता हूँ, क्रायोजेनिक पर दे नहीं पाऊंगा क्योंकि यार एमटीसीआर ट्रीटी है ना, इसमें मैं साइन कर रखा हूँ। तो 1993 के अंदर हमारा एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्रायोजेनिक वाला। हमने कहा सर क्यों नहीं दे रहे हो? बोले यार भाई वो एमटीसीआर वाला है ना, उसके अंदर मैं मेंबर कंट्री को दे सकता हूँ, भाई तो मेंबर नहीं है ना इसलिए नहीं दे रहा तेरे को, है ना, सॉरी यार, है ना, सॉरी। और प्लान क्या चल रहा है इनका बीच में, यूएसए इसको बोल रहा है कि भाई उसको दे मत देना, अपना कंपटीशन खत्म कर देगा वो, राइट, अपना जो मार्केट है वो खत्म कर देगा ना, कॉम्पिटिटर बन जाए। तो 1993 के अंदर सोवियत यूनियन ने हमारा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। रीजन दिया वायलेशन ऑफ एमटीसीआर, यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द रॉकेट टू नॉन मेंबर कंट्रीज को आप नहीं कर सकते। अब ये बहुत खुश होंगे, देखो भाई कंपटीशन खत्म कर दिया, अच्छा हुआ है तूने भी बताया, अपन दोनों मिलकर काम करें ना तो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करेंगे। इंडिया क्या है, राइट, इसको तो पीस के रख देंगे, राइट। ये बढ़ेगा कि अब ये चलाएगा रॉकेट, ये दूसरों के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, इतना बड़ा हो गया ये, हमें सुपर पावर, अपन दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यार ये क्या मतलब हुआ भाई, 1991 से पहले हमने अपने एग्रीमेंट करे थे, आपने जब एमटीसीआर आपने साइन करा था उससे पहले आपने एग्रीमेंट कर लिया था, तो एमटीसीआर तो अपने बाद में साइन करा है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो भाई हमारे साथ? तो हम उसके पीछे पड़ गए। वी अपोज्ड एंड स्टेटेड दैट एग्रीमेंट हैपेंड इन 1991 एंड सोवियत वाज नॉट द मेंबर ऑफ एमटीसीआर एट दैट टाइम एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इन द एमटीसीआर डील। एमटीसीआर डील में ये है कि आगे से मत करना, ऐसा नहीं कि पीछे वाले भी तुम तो कर रहे हो। तो ऐसे हम पीछे पड़ गए। तो उसने बोला ठीक है, येल्स्टीन ने बोला यार ये तो पीछे पड़ गए। तो ये बोलता है ओके वी विल नॉट गिव यू टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे पर 7 क्रायोजेनिक इंजन दे देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं। हमने कहा भाई तू दे तो सही, तेरे को पता नहीं हम चीज क्या है? बोले क्या चीज हो? बोले कनाडा से पूछ कर। कनाडा से क्या करा था? साइरस लिया था एक बार, उसका प्लूटोनियम बॉम्ब बना दिया था, पर हम बताएंगे नहीं इसको। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो इसरो बोलता है यार बहुत हो गया इनका, अब हमको अपना खुद का डेवलप करना पड़ेगा। और हमने इसके रेकॉर्ड को लिया और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी जिसमें हम माहिर हैं, ठीक है। हमारे इंजीनियर्स ने सबने सोचा कि कैसे बना होगा, खोल खाल के देख लिए पुर्जे, भाई साहब ये इधर पीस लग रहा है, ये इधर पीस लग रहा है, सब कुछ करके हमने अपना 2014 के अंदर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इन 1993 इसरो स्टार्टेड द प्रोग्राम। उनको इसरो को पता लगा था भाई अब अपन को खुद को करना पड़ेगा और एक दिन हम बना देंगे। फिर ये येल्स्टीन और ये मिलेंगे, हिल्टन वो बोलेंगे भाई उसने खुद ने स्टार्ट करा है प्रोग्राम। फिर हंसेंगे दोनों, अरे भाई वो क्या कर लेगा, अभी बंद कर देगा। तो 1993 में, अब जनवरी 2014 में वी डेवलप द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब तो इनकी आत्मा होंगी उस वक्त तो शायद, ठीक है, मर गए होंगे लोग, ठीक है, तो आत्मा हम बात कर रही हूँ भाई इसने तो कर दिया सच में डेवलप। तो 2014 में हमने डेवलप कर दिया क्रायोजेनिक, और दिस इज ए वेरी बिग, ये आत्माएं लड़ रही हैं, देखो देखो मुंह लटक गया इसका, ठीक है। और दिस इज ए वेरी बिग टेक्नोलॉजी। कितनी बिग टेक्नोलॉजी आप देखो, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, इंडिया और फ्रांस कंट्री की बात करें और चाइना आर द ओनली कंट्रीज दैट हैव ऑपरेशनल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, क्रायोजेनिक फ्यूल, राइट। कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड अदर्स आर डेवलपिंग बट हैव पार्शियल कैपेबिलिटी। हमने करके दिखा दिया, राइट। अब क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना चंद्रयान कर सकते, ना गगनयान, ना मंगलयान, कुछ भी नहीं कर सकते। 2014 के बाद देखो अपना कितने सारे मिशन अपन ने लॉन्च करे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। कल अपन इस क्रायोजेनिक के आगे अपन करना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।